स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। दोस्तों फिर से आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट में स्वागत है। और चलिए आज के लिए पटना के पेपर के लिए जो स्टेनोग्राफी का होने वाला है उसमें जो कंप्यूटर सेक्शन आने वाला है उसके लिए डिस्कशन करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, कमेंट आया हुआ था कि आईपी एड्रेस कैसे पहचाने। ठीक है, तो हमने सोचा कि एमसीक्यू से पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है कि आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर एक सिस्टम को मिलता है। कोई भी डिवाइस होती है, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस हो, और हर चीज़ का एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि नेटवर्किंग के काम आती है उसका एक आईपी एड्रेस, उसका एक घर का एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे आपका घर का एड्रेस है कुछ भी, ठीक है, अगर हमने कुछ पोस्ट किया या किसी ने कुछ पोस्ट किया तो वो आपके एड्रेस पे कैसे पहुंचेगी, क्योंकि आपका एड्रेस है और आपका एड्रेस लोकेटेड है कहीं ना कहीं पे। तो वैसे ही हर एक सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो नेटवर्किंग के लिए यूज़ में आती है उनका भी एक उनके अंदर एक एड्रेस बन के या डाल के आता है। उसी एड्रेस को कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये डॉट्स के मतलब डॉट्स से ये सेपरेट की जाती है। जैसे ये देखिए आपके सामने लिखा है 192.168.10.26। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एड्रेस क्या है? एड्रेस देखिए दो तरीके का होता है, एक आईपी एड्रेस होता है और एक मैक एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस जो होता है ये इसके सामने लिखा है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस मतलब इसको कोई भी इजीली पकड़ सकता है, एक्सेसिबल है ये, कोई भी इसको अगर चाहे पता करना कि किसका है तो ये पता कर सकता है। लेकिन मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, इसको पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये था आपका दो तरीके के एड्रेस होते हैं। अब आईपी एड्रेस कम्स विद द टू टाइप्स ऑफ वर्जन्स। आईपी एड्रेस की हम बात करते हैं तो आईपी एड्रेस दो वर्जन्स में आता है। आईपीवी, ये आईपी वर्जन 04 और आईपी वर्जन 06। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईपीवी 0406। तो मोस्टली जो होता है ना, लोग जो होते हैं वो आईपीवी 04 ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग और क्या करते हैं, क्योंकि IPv6 का भी बहुत बड़ा यूज़ है और IPv04 में जो कमियां थी उसी की वजह से IPv06 आया। ठीक है, तो देखिए IPv04 क्या चीज़ है। ये होता है 32 बिट्स का, इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 32 बिट्स की होती है। ठीक है, ये 32 बिट्स क्या होती है, इसकी टोटल मतलब टोटल इसकी एक कैपेसिटी टोटल लेंथ होती है। ठीक है, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट देखिए ये है जो हमने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया 192.168.10.26। ये जो है जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है डॉट्स के सहारे, इनको कहते हैं ऑक्टेट। इसमें 4 ऑक्टेट है। ठीक है, 4 डॉट से मतलब 4 नंबरों को डॉट से डिवाइड किया गया है, तो ये 4 ऑक्टेट है। तो ये इसका मतलब IPv04 है। ठीक है, तो ये 4 ऑक्टेट आप समझ गए क्या होता है। अब ऑक्टेट की टोटल लेंथ क्या होती है? इसमें जो 4 नंबर जो हमने आपको दिखाए अभी, उसमें से पर नंबर जो भी डिजिट होती है, मतलब पूरा 192 या 10 या जो भी डिजिट होती है, इसकी ये 8 बिट्स का होता है। इसकी टोटल लेंथ 8 बिट्स होती है। अभी आपने IPv04 का सुना कि 32 बिट होती है इसकी टोटल लेंथ। अब इसके जो ऑक्टेट पर 4 ऑक्टेट में से सारे ऑक्टेट की जो टोटल लेंथ होती है वो 8 बिट होती है। तो मतलब 8 को अगर 32 से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बिट्स इसकी टोटल लेंथ निकल आएगी IPv04 की। ठीक है, हर एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं, तो 4 ऑक्टेट हैं टोटल, तो 8 × 4 32 बिट्स। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या होती है? जो एड्रेस की बात आई थी कि एड्रेस को हम कैसे समझें कि ये एड्रेस आईपी एड्रेस है, तो इसमें रेंज जो होती है आईपी एड्रेस की IPv04 में वो होती है 0 से 255 तक। ठीक है, इसके बारे में आगे समझते हैं कि ये रेंज कहाँ काम आती है। सिर्फ 4 बिलियन ही यूनिक एड्रेसेस इस रेंज में पैदा किए जा सकते हैं या जनरेट किए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 4 बिलियन। अब सोचिए अगर इंडिया की पॉपुलेशन 10 बिलियन है
तो केवल 4 ही बिलियन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं IPv4, बाकी सब क्या करेंगे? क्या उनको इंटरनेट चलाने का हक नहीं है? है, बिल्कुल है। तो उसी वजह से यही एक कमी थी कि इसको सिर्फ 4 बिलियन लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो IPv वर्जन 6 आया। ठीक है, अब चलिए इसका एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, 198.168.10.26 ये IPv4 का एग्जाम्पल है। अब चलिए IPv6 पे आते हैं। ये क्या है? ये वो 32 बिट का था, ये है 128 बिट्स का। इसकी टोटल लेंथ है 128 बिट्स। ठीक है, इसमें जैसे पिछले वाले में IPv4 में 4 ऑक्टेट थे, 4 पार्ट थे, वैसे ही इसमें 8 पार्ट होते हैं। ठीक है, और हर एक की जो लेंथ होती है, हर एक पार्ट की लेंथ 16 बिट्स की होती है। तो 8 पार्ट की कितनी हुई? 16 × 8 128 बिट्स टोटल आता है। तो मतलब टोटल लेंथ IPv6 की होती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चंस तैयार होते रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए रेंज अब क्या है इसकी? 0 to FFFF। इसको इसका कैलकुलेशन होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 65535। इसको हमने ब्रैकेट में डाला हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये वैल्यूज है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है FFFF में, 4 टाइम्स F में। ठीक है, ये डिटेल में जाने से अच्छा हम आपको एक आउटलाइन, जैसे शॉर्ट हैंड में कुछ करीब पहुंचाया जाता है आउटलाइन के, वैसे हम आपको इसके करीब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो देखिए जैसे IP वर्जन 04 में केवल 4 बिलियन एड्रेस ही जनरेट किए जा सकते हैं केवल, उसी तरह IPv6 में 340 ट्रिलियन एड्रेस जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब 10 बिलियन की पॉपुलेशन में 340 ट्रिलियन IP एड्रेस जनरेट हो सकते हैं, तो एक आदमी 10 रखे या 2 रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको मिल जाएगा अब इंटरनेट। ओके, तो ये था इसका 340 ट्रिलियन एड्रेस जनरेट करने का फंडा। अब देखिए आपने इसको समझ लिया, अब नीचे उसका एग्जाम्पल है। देखिए इसको डॉट से नहीं, इसको कोलन से डिवाइड किया गया है और इसमें 8 पार्ट्स हैं, मतलब 8 ऑक्टेट हैं। ठीक है, और इन सब की लेंथ, हर पार्ट की लेंथ है 16 बिट्स। ठीक है, तो ये था IPv6 से आपका इंट्रोडक्शन। अब इसका यूज़ क्या है? देखिए IP एड्रेस का यूज़ होता है एक तो प्राइवेट पर्पज़ के लिए और एक होता है पब्लिक पर्पज़ के लिए। प्राइवेट पर्पज़ क्या होता है? जैसे आपके घर का सिस्टम है, आपने अपने घर में 10 सिस्टम, 4 सिस्टम, 5 सिस्टम लगा दिए हैं, अब उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया किसी हब या स्विच के ज़रिए। अब उसमें से आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, या घर की कोई भी डिवाइस हो गई, जो आपके अंदर घर की डिवाइस है, जहाँ तक आपकी पहुँच है, जो आपकी खुद की है, उसके बीच में जितने भी ट्रांसफ़र्स होते हैं वो प्राइवेट IP एड्रेस के ज़रिए होते हैं, जो कि सिस्टम में पहले से इनबिल्ट होता है IP एड्रेस। लेकिन पब्लिक IP एड्रेस क्या होता है? पब्लिक IP एड्रेस की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको दुनिया से कांटेक्ट में आना पड़ता है, मतलब इंटरनेट चलाना पड़ता है। सारी चीज़ें जितनी भी वेब पे हैं, ब्राउज़र पे हैं, गूगल पे हैं, इन सब पे जाने के लिए आपको पब्लिक IP एड्रेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जो कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि IP एड्रेस, जो कि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, वही आपको IP एड्रेस देगा एक राउटर के ज़रिए, जिससे कि आपका सिस्टम, जो आपका होस्ट है, जो आपका क्लाइंट है, वो उस राउटर से अटैच होगा और वो जो भी सिस्टम, जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा, राउटर आपका IP एड्रेस को पहचानेगा कि अच्छा ये जानकारी किस IP एड्रेस से आई है, मतलब किस सिस्टम से आई है, उसको वो फॉरवर्ड कर देगा इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि आपने मांगी है। ठीक है, तो पब्लिक IP एड्रेस मिलता है ISP से और प्राइवेट IP एड्रेस आपके पास इनबिल्ट पहले से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है IPv4 इज़ यूज्ड बाय 85% ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो 04 जो वर्जन है वो हमारे पॉपुलेशन का 85% लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लासेस क्या है अब IP एड्रेसेस की? अब चलिए देख लेते हैं क्लासेस क्या क्या है, जैसा कि क्वेश्चन कल हमने डाला हुआ था अपनी वीडियो में। ठीक है, तो देखिए इसकी क्लासेस कितनी है? ABCDE 5 क्लासेस हैं टोटल। ठीक है, अब जो रेंज हमने IPv4 की आपको दिखाई थी, 0 से 25 255 तक की रेंज के जो भी ऑक्टेट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट्स, वो IPv4 में आते हैं। अब उनको पहचाने कैसे कि ये कौन सी क्लास का है, कौन सी क्लास का नहीं है? तो देखिए क्लास A क्या दिया है? 0 to 126, मतलब
उसके आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रैकेट में 126.255.23.17। इसका मतलब ये होता है कि 0 to 126 के अंदर के जितने भी नंबर्स अगर आते हैं किसी ऑक्टेट के बीच में नहीं, सबसे पहला जो ऑक्टेट होता है वो 0 to 126 के बीच का अगर होता है तो वो होता है क्लास ए का। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला ऑक्टेट देखिए, इसके सामने जो एग्जांपल दिया है इसमें 126 डॉट है। आपको पूरा एड्रेस नहीं देखना है, आपको सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देखना है कि ये 126 है कि नहीं है, या 0 से 126 के अंदर है कि नहीं है। अगर है तो वो क्लास ए का, वो उसकी क्लास ए है, ठीक है, वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ठीक है। अब क्लास बी का आईपी एड्रेस क्या है? 128 से 191। मतलब इसके सामने एग्जाम्पल में सबसे पहला ऑक्टेट उठाइए और उसमें लिखा है 191, मतलब कि ये क्लास बी का है। अगर 128 होगा तो भी क्लास बी का होगा, 129 लिखा होगा तो भी क्लास बी का होगा। मतलब 128 से 191 के बीच में, या फिर 128 या 191 भी अगर होता है पहला ऑक्टेट, हमेशा पहले ऑक्टेट को ही आप देखोगे, उसी से क्लास की पहचान हो जाएगी, तो वो क्लास बी है। उसी तरह क्लास सी को देखिए, क्लास सी है 192 से 223 तक। इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे, या ये खुद होंगे, 192 होगा या 223 होगा, ऑक्टेट अगर इससे शुरू हो रहा है तो वो क्लास सी का आईपी एड्रेस माना जाएगा। ओके। अब देखिए क्लास डी में क्या है, 224 से 239 तक। अब इसके आगे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसलिए क्योंकि क्लास डी और क्लास ई का यूज़ नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है। हम और आप क्लास ए बी सी का ही इस्तेमाल करते हैं। क्लास डी और ई स्पेशल पर्पस के लिए अलॉटेड होती है। अब जैसे इसके सामने लिखा है यूज्ड फॉर मल्टी कास्टिंग पर्पसेस। मल्टी कास्टिंग क्या होता है? मल्टी कास्टिंग जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए, यूट्यूब हो गए, ये सब मल्टी कास्टिंग यूज़ करते हैं। जैसे आप अकेले बंदे हो और आपको हज़ारों, करोड़ों, लाखों लोगों तक आपके रेसिपिएंट्स हैं, उनको आपको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस, वीडियोस, कुछ भी आपको भेजना है, कोई भी मीडिया फाइल आपको भेजनी है, तो उसके लिए आप क्लास डी के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करोगे। जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब अपनी वीडियोस या यूट्यूब अपनी वीडियोस डालते हैं, फ्लैश करते हैं, किसके लिए? हम सभी के लिए, ठीक है। तो ये लोग यूज़ करते हैं क्लास डी का मल्टीकास्टिंग। अगर इसका भी आईपी एड्रेस 224 से शुरू है, जैसे 224.204.10.114, तो आप पहले ऑक्टा एड्रेस को, ऑक्टेट पहले पार्ट को आप देखोगे कि ये 224 है या 239 है या इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर है, तो ये क्लास डी का है आईपी एड्रेस। ओके। अब क्लास ई में देखिए, क्लास ई के आईपी एड्रेस शुरू होते हैं 240 से, मतलब 240 भी हो सकता है, 255 भी हो सकता है, और इसके बीच के कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 241, 264, ठीक है। अगर इससे पहला ऑक्टेट शुरू होता है, 4 ऑक्टेट का पहला ऑक्टेट अगर इनसे शुरू होता है इसके बीच से, तो वो क्लास ई का एड्रेस कहलाया जाएगा, और इसका इस्तेमाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, जो कि नॉर्मल पब्लिक को नहीं दिया जाता है। ओके। तो ये हमने क्लासेस आपको बता दी हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। और काफ़ी सारे MCQs इस पोर्शन से बनते हैं। आपको कोई भी क्लास दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ ये कौन सी क्लास का है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा लिख के, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़, आपने क्लास ए के सामने एक ब्रैकेट और देखा होगा जिसमें 127.165 करके नंबर्स लिखे हुए हैं, वो क्या है? तो इसके पीछे चलते हैं। तो देखिए क्लास ए की जो रेंज है वो है 0 से 126 तक की। ओके। अब और क्लास बी की रेंज क्या है? 128 से 191। तो फिर 27 कहाँ गया, मतलब 127 कहाँ गया? तो उसका एक्सप्लेनेशन हमने ब्रैकेट में दिया हुआ है। उसका मतलब ये है कि ये जो 127 से शुरू होता है आपका आईपी एड्रेस, ये एक लोकल सर्वर होता है जो कि खुद के लिए होता है सिर्फ। जैसे आपका सिस्टम अगर आपके घर में है, लैपटॉप है या कुछ भी है, तो आप सभी को 127 डॉट, उसके बाद 4 ऑक्टेट के नंबर दिए जाएंगे, 127.0.0.1 ये आईपी एड्रेस दिया जाएगा खुद के लिए, R&D करने के लिए। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब आप खुद कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये आईपी एड्रेस का इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने खेलने के लिए,
ठीक है, खेलना इन द सेंस कोई भी आप वर्कआउट करते हो, कुछ भी आप हैकिंग सीखते हो या कुछ भी करते हो, वो आपके आईपी एड्रेस एक आपको दिया जाता है, सब सारे सिस्टम को दिया जाता है ताकि आप लोग R&D अपनी कर सकें। अब ये क्यों दिया जाता है? फ़र्ज़ करिए कि आप किसी के घर में, आप अपने घर में तो किसी भी तरीके से रह सकते हैं, चाहे आपको बनियान में रहना पड़े तो बनियान में रह लोगे, जीन्स शर्ट पहन के रहनी है, सूट बूट पहन के रहना रह लोगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन किसी के घर जाओगे, वहाँ पे आपने अगर बदतमीज़ी की तो वो तो आपको तुरंत संट कर देगा, कहेगा चलो निकल लो यहाँ से पतली गली से, है ना। तो बस वही सिस्टम है यहाँ पे भी। अगर आप अपने आईपी एड्रेस जो कि आपको दिया गया है, एक तो 126 की रेंज का दिया है, 0 से 126 का, और जो कंपनी आपको देती है 127 की रेंज का ऑक्टेट मतलब आईपी एड्रेस, उसी में आपको अपनी R&D करनी है, उसी में जो बदतमीजियाँ करनी है, लेकिन किसी दूसरे के आईपी एड्रेस से खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि अगर वो किया तो कल हमने आपको बताया था वो हैकर होता है, और हैकर को फिर जाहिर सी बात है भैया, बवाल होता है, FIR होता है, दुनिया भर की चीज़ होती है। आप मतलब कोई भी इस तरह की बदतमीजियाँ करेगा तो साइबर क्राइम के अंतर्गत उसको जेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने आपको 127.165.10.26 का एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ओके। तो अब देखते हैं MCQs, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पटना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी। तो पहला क्वेश्चन है, कंपाइलर इन कंप्यूटर सिस्टम इज ए। कंपाइलर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में ये क्या काम करता है? तो ये एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए मॉडम। मॉडम का क्या फंक्शन होता है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सिस्टम में अगर मॉडम लगा है और फ़ोन लाइन से जुड़ा है तो वो हमें इंटरनेट से जोड़ेगा, हम इंटरनेट उसके ज़रिए कर सकते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बिल्कुल नहीं है। कन्वर्ट्स डेटा टू वॉइस एंड वाइस वर्सा, डेटा को ये कन्वर्ट करता है वॉइस में, नहीं भैया ऐसी भी नई चीज़ है। कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा मतलब उल्टा, ठीक है। तो ये है इसका सही आंसर कि ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके इंटरनेट से आपको जोड़ता है, और ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदलकर आपको देता है। ये वाइस वर्सा में ये दोनों काम करता है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, फॉर्मेट कमांड क्या होता है? फॉर्मेट कमांड होता है, ए डिस्क फॉर्मेट्स द CPU। क्या ये CPU को फॉर्मेट करता है? नहीं करता है। फॉर्मेट्स फ्लॉपी ड्राइव्स ओनली, क्या ये फ्लॉपी ड्राइव्स को सिर्फ फॉर्मेट करता है? नहीं करता है। फॉर्मेट शुड बी लेफ्ट टू द इंजीनियर्स टू यूज़, क्या फॉर्मेटिंग सिर्फ इंजीनियर्स के लिए ही यूज़ के लिए दी गई है? ऐसा भी नहीं है। अब चौथा क्या है, फॉर्मेट्स ए डिस्क टू रिसीव फाइल्स, मतलब फॉर्मेट जो है वो डिस्क को क्लियर करके उसको वापस ऐसा बनाता है ताकि उसमें फाइल्स आप दोबारा ले सको और वहाँ से दोबारा देख सको। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और फॉर्मेट्स द सेलेक्टेड फाइल्स, ये भी नहीं है इसका आंसर सही। फॉर्मेट कमांड क्या करता है, ये यही पूछ रहा है ना, तो फॉर्मेट्स अ डिस्क टू रिसीव फाइल्स। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। विच कमांड कैन बी यूज्ड टू रिक्रिएट द डिस्क ट्रैक्स, कौन सा कमांड है जिसको यूज़ किया जा सकता है डिस्क ट्रैक्स को रिक्रिएट करने के लिए? मतलब हार्ड डिस्क, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जो भी आपकी ड्राइव है उसको वो रिक्रिएट कर सकता है, मतलब दोबारा उसको सही कर सकता है वो यूज़ करने के लिए। अगर वो करप्ट हो गया है या फिर भर गया है या फिर कुछ भी हो गया है तो उसको फॉर्मेट के ज़रिए ही, फॉर्मेट कमांड देकर ही आप उसको डिवाइड कर सकते हो अपनी ड्राइव्स में। अपनी हार्ड डिस्क को, आपके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो डिस्क है, डिस्क की स्पेलिंग यहाँ गलत है, DISC होता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइसेस, इनमें से कौन सी सबसे सस्ती मेमोरी डिवाइसेस हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट स्लैश बिट। ये पैसे से और इसकी कैपेसिटी से सबसे सस्ती मेमोरी कौन सी है? तो सबसे सस्ती मेमोरी सबसे पहले है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ना ये भी नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क, ये भी महंगी है। मैग्नेटिक टेप्स, ये भी महंगा है। इससे भी सस्ता क्या है भाई, 10-10, 20-20 रुपए में कॉम्पैक्ट डिस्क मिल जाती हैं ना, डिस्क्स जो CDs होती हैं। तो इसका आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ऑफ दीज मेमोरी एक्सेस स्कीम्स सेपरेट
रीड स्लैश राइट हेड्स आर रिक्वायर्ड। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से किसमें रीड और राइट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस पहला ऑप्शन, नहीं, इसमें रीड और राइट की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सीक्वेंशियल एक्सेस, इसमें भी नहीं है। डायरेक्ट एक्सेस, इसमें भी नहीं है। तो ये बोथ 1 और 3 है, नहीं ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी मेमोरी एक्सेस स्कीम्स हैं जिसमें कि अलग से रीड एंड राइट हेड्स आर रिक्वायर्ड। तो इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इन ए कंप्यूटर डैश इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट। कंप्यूटर के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ कैपेबल है टू स्टोर करने के लिए, सिंगल बाइनरी बिट को स्टोर करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ कैपेबल है। तो कैपेसिटर ये पंखे में यूज़ होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है। फ्लिप फ्लॉप यही है आपका आंसर, जो कि बाइनरी बिट को सिंगल मतलब एकल सिंगल बाइनरी बिट को ये स्टोर करने के लिए इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। रजिस्टर भी नहीं है, कंडक्टर भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है अब? एक्सेस फाइल्स हैव ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। एक्सेस फाइल्स ये गलत दे दिया है, ये शायद क्वेश्चन ठीक से लिखा नहीं गया हुआ है। एक्सेस नहीं है, ये एक्सेल है। एक्सेल फाइल्स हैव ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। क्या होती है एक्सेल फाइल की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन? एक्सटेंशन वो होता है जब भी आप फाइल को सेव करते हो, अगर डॉक्यूमेंट की फाइल है तो वो DOC के नाम से सेव होती है। मतलब कोई भी नाम डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई नाम डाल दिया, शॉर्टहैंडियंस गॉट इट की फाइल है तो शॉर्टहैंडियंस गॉट इट डॉट डॉक DOC। ये डॉट के बाद जो भी आता है उसको कहते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सेल की कोई भी फाइल अगर आप सेव करते हो तो उसके बाद में लास्ट में डॉट के बाद क्या आता है लिख के, उसमें आता है XLS। ठीक है, ये आता है आपकी एक्सेल फाइल को सेव करने में, यही इसका एक्सटेंशन है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड प्रोसेसर इन MS ऑफिस। तो कहना चाहता है ये, इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर है। तो ये तो हम जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है ये? वर्ड स्टार है कि वर्ड पैड है कि वर्ड है? तो जाहिर सी बात है ये वर्ड है। MS वर्ड में ही वर्ड प्रोसेसिंग होती है, MS ऑफिस का ये एक पार्ट है। ठीक है, आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिक गेट। इनमें से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है। तो लॉजिकल गेट अगर आपने पढ़ा होगा तो लॉजिक लगाने वाले जो टर्म्स होते हैं वो होते हैं एंड, और, नॉट, नॉर, ये सारे जो होते हैं, और नैंड भी होता है, NAND, D फॉर डॉग, नैंड भी, ये जो होते हैं ये लॉजिक गेट होते हैं। लेकिन NAT, नेट, ये कोई भी लॉजिक गेट नहीं होता है। तो आपका आंसर हो गया नेट, NAT, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलें अब आगे। तो 11th क्वेश्चन है, डैश इज ए लेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र प्रोग्राम। ये कहना चाहता है हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम के बीच में कंप्यूटर सिस्टम की वो कौन सी लेयर है जो इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, तो ये है आपकी पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, सिस्टम एनवायरनमेंट, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? जो हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम को जोड़ती है या उनके बीच में तालमेल बनाती है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको फंसाने का क्वेश्चन है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल का इनमें से थर्ड लेयर कौन सा है? तो चलिए OSI मॉडल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसमें 7 लेयर होती हैं टोटल, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में चलती है, छोटे से बड़ी। ठीक है, नीचे से ऊपर चलती है। तो पहली क्या है? फिजिकल लेयर है। इसको लिखते जाइएगा, याद करते जाइएगा। फिजिकल लेयर है। दूसरी क्या है? डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तीसरी क्या है? नेटवर्क लेयर। तो देखिए थर्ड आंसर तो आपको मिल गया। पूछा है ना थर्ड लेयर कौन सी है OSI मॉडल की, तो नेटवर्क लेयर, ऑप्शन थर्ड। अब चलिए फोर्थ लेयर कौन सी है? वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ लेयर क्या है? वो है सेशन लेयर।
सिक्स्थ क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। और लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एप्लीकेशन लेयर। तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स काम करती हैं, जिसमें थर्ड नंबर पे जो लेयर है उसका नाम है नेटवर्क लेयर। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या है? चलिए पढ़ते हैं। टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, टू अलाउ पीपल टू यूज द कंप्यूटर। क्या पीपल, लोगों को अलाउ करना चाहिए, मतलब ये अलाउ करता है कंप्यूटर यूज करने के लिए? ऐसा तो है नहीं। टू कीप सिस्टम प्रोग्रामर एम्प्लॉयड, क्या सिस्टम प्रोग्रामर को ये नौकरी देता है या इसको ये ऑक्यूपाइड रखता है? नहीं। टू मेक कंप्यूटर वर्क ईजिली, क्या कंप्यूटर के वर्क को ये ईजी कर देता है, मतलब ईजिली हो जाता है? तो पहला ऑप्शन इसका सही है, टू मेक द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। जितने भी हाथ पैर नाक कान आपने अपने कंप्यूटर में जोड़े हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू नहीं, सीपीयू भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, और लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उसी में होता है, ठीक है। प्रिंटर, फैक्स, कुछ भी आपने मॉडेम वगैरह कुछ भी जोड़ा है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जो कि उसकी आत्मा होती है, जो कि सब के बीच में एक तालमेल बना के चलती है, सारे डिवाइसेस को चेक करती है सही से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, उनके बीच में सारा कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए होता है। ये अंदर मशीन खुद में करती है, ठीक है। चलिए, हो सकता है समझाने में आपको थोड़ी दिक्कत आए हमें, लेकिन बात को जो हम समझाना चाहते हैं उसको समझिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। डैश ट्रांसफॉर्म्स वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस। तो ये क्या कहना चाहता है? एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में कौन बदलता है? तो ये काम सॉफ्टवेयर का है। ओके, इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is not a type of bus? बस टेक्नोलॉजी होती है, टोपोलॉजी होती है। बस आप डीप में जाओगे, आप CCC की जो लूसेंट की किताब पढ़ोगे डिटेल में, उसमें आपको बस के बारे में पता चलेगा। बहुत इजी टॉपिक है। अगर हमने ये बताना शुरू किया डिटेल में तो वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, आज जल्दी करते हैं इसको। तो बस, इनमें से कौन सी बस टेक्नोलॉजी नहीं है? ठीक है, तो चलिए, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, सॉफ्टवेयर बस, नन ऑफ दीज। तो डेटा बस हमने सुना है, एड्रेस बस भी हमने सुना हुआ है, कंट्रोल बस कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन ये भी एक बस होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बस, जिसको कि किसी ने नहीं सुना होगा, ये किसी बस की टाइप नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ए प्रोसेस नोन एज डैश इज यूज्ड बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिटेलर्स होते हैं, जो अपना माल बेचते हैं या मतलब बड़े लेवल पे जो काम करते हैं, वो ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं? ट्रेंड्स मतलब क्या होता है? ट्रेंड्स मतलब आपका एक तरीके से क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं उसका वर्ड, टेंडेंसी होती है, मतलब प्रवृत्ति होती है। कोई भी किसी भी चीज़ का नेचर होता है, उसको ट्रेंड मतलब जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है उसका एनालिसिस करने के लिए वो किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं? तो वो प्रोसेस है डेटा माइनिंग। सबके डेटा को वो खंगालते हैं और उसी से वो ट्रेंड का पता लगाकर उनके अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं और दूसरों को झिलाते भी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डैश इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। तो इसका मतलब क्या है? डेटा जिसे महत्वपूर्ण तरीके से ऑर्गेनाइज और प्रदर्शित मतलब प्रेजेंट किया जाता है एक अच्छे मीनिंगफुल तरीके से, वो क्या है? तो वो है आपकी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक तरीके का डेटा ही होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल होता है, डेटा होता है। दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला, तो 18वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूज द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर इनमें से कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए? तो ये बाइनरी को यूज़ करता है। बाइनरी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल कंप्यूटर करता है अपने हर एक काम में, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद
जो कंप्यूटर प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का, आपने कुछ भी कमांड दिया या कुछ भी दिया, तो वो कौन सी, मतलब कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है किसके साथ काम करके, मतलब इनमें दिए हुए ऑप्शन में किसके साथ जुड़कर वो आपके आंसर्स को, इन्फॉर्मेशन को डेटा में कन्वर्ट करता है, सॉरी डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो वो है नंबर्स। कंप्यूटर नंबर्स में ही डील करते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो गया नंबर्स। अब आगे, डैश आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। जो ये नीचे दिए हैं, इनमें से कौन सा सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर कहा जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर्स नहीं है, मिनी कंप्यूटर्स भी नहीं है, सुपर कंप्यूटर्स कभी मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा महंगे और बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो इसका आंसर सुपर कंप्यूटर्स है। और लैपटॉप, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। मिनिमम कह रहे हैं, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स भी छोटी मोटी चीज़ें हैं सुपर कंप्यूटर के आगे। आगे चले, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? तो MS वर्ड, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही तो है, उसी के तो एग्जाम्पल है ना, ये कोई अलग से तो आया नहीं है। इसकी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे और ये काम करना शुरू कर देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। बहुत इजी है, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये और मेमोरी, जो भी मेमोरी होती है, रैम हो, रोम हो या जो भी CMOS जो भी हो, ये कहाँ होती है? मदरबोर्ड में होती है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ब्लू रे टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है? ठीक है, ब्लू रे टेक्नोलॉजी डेवलप की है सोनी कंपनी ने। ओके, चलिए ये सब याद करने वाले क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? क्या कंप्यूटर वायरस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। पार्ट ऑफ क्या? हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर की स्पेलिंग यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गई है। क्या ये हार्डवेयर का पार्ट है? नहीं। कंप्यूटर प्रोग्राम है? हो भी सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कतई नहीं है, तो मतलब हमारा आंसर है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको कि छोड़ दिया जाता है कि भैया जाओ बवाल मचाओ। ठीक है, वो खा लेगा आपके सारे डेटा, आपके सिस्टम को धीमा कर देगा। तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कोई वायरस, कोई वाला वायरस थोड़े ना जो चाइना ने फेंक दिया, मतलब चाइना ने छोड़ा था, हाँ, या फिर कोई वायरल डिसीजेज वाला भी वायरस नहीं है। ये एक प्रोग्राम ही होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आपके सिस्टम में घुसकर सब उल्टा सीधा काम कर देता है। आगे चलें, तो आगे का है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इज ए प्रोग्राम दैट डैश। इसमें से बूट स्ट्रैप प्रोग्राम क्या है? कौन सा प्रोग्राम है ये? तो पहला है स्टार्ट्स द कंप्यूटर वर्किंग। ठीक है। दूसरा क्या है? टर्मिनेट्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। क्या ये कंप्यूटर की वर्किंग को टर्मिनेट कर देता है? नहीं। मिडिल पार्ट ऑफ कंप्यूटर? नहीं। बोथ 1 और 2 देखा जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। बूट स्ट्रैप क्या होता है? बूट से याद करिए, कल हमने बताया था किसी अपनी मतलब कल वाली वीडियो में, बूटिंग क्या होती है। बूटिंग जब सिस्टम को आप बंद कर देते हो, शट ऑफ शट डाउन कर देते हो, और उसके बाद जब चलाना होता है तो फिर से आप CPU ऑन करके मॉनिटर ऑन करते हो, उसको कहते हैं बूटिंग। बूटिंग मतलब स्टार्ट होना। तो स्टार्ट्स द कंप्यूटर वर्किंग, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, आगे चलें। वर्ल्ड वाइड वेब इज मेड बाय। वर्ल्ड वाइड वेब को आप जानते हैं WWW, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया है? अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आंसर्स दिए हुए हैं। टॉम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, टाइक बर्नर्स-ली, ट्यूम बर्नर्स-ली। तो भैया देखिए ये सारे जो ऑप्शन हैं इसके हिसाब से आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसको WWW को बनाया है टिम बर्नर्स-ली। ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो TIM, M फॉर मंकी, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था। और एक क्वेश्चन और आया हुआ था जिसमें 4 W थे, मतलब WWW। तो WWW 3 W का मतलब तो आपको यहाँ से पता चल गया। और जो चौथा W था उसको कहते हैं वॉर्म, WORM, M फॉर मंकी। तो उस W को वॉर्म कहते हैं, जो 4 W होते हैं। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसे भी आप पढ़ते हुए याद करते हुए चलिएगा। आगे चलते हैं। द शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस इज। रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल होती है? तो ये है Ctrl+H, इससे आप रिप्लेस कर सकते हो।
कंट्रोल प्लस आर क्या होता है, ये एक्सेल में वर्ड में राइट अलाइन करने के लिए होता है, और करंट पेज जो होता है इसको आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस आर से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं इन सब का अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग यूज़ होता है, इसकी कोई वीडियो हम बनाएंगे ताकि आपको पता चल जाए। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। एनालिटिकल इंजन वॉज मेड बाय, किसके साथ किसने बनाया एनालिटिकल इंजन? कल ही डिस्कशन हुआ है, इसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। आपके चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था, और जॉन वॉन न्यूमैन आप जानते ही हैं, कल के क्वेश्चन में आ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और इन्होंने चार्ल्स बेबेज जो थे ये इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है, बनाया लेकिन इन्होंने ही था, इन्होंने ही इन्वेंट किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आज तक कोई भी नहीं बन पाई है, कुछ भी नहीं है। ये जितनी है सी प्लस प्लस, जावा, PHP, ये सब क्या कहते हैं, नहीं, इसमें सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। बाकी सी प्लस प्लस, जावा और PHP ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया कि इसमें से कौन है? तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज। ओके, अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट टाइप? इनमें से कौन सा फॉलोइंग में, इनमें से कौन सा फॉन्ट टाइप नहीं है? तो हम जानते हैं, हम काम करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट टाइप है, एरियल ब्लैक फॉन्ट टाइप है, कॉमिक सेंस को किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन ये भी एक क्या कहते हैं आपका फॉन्ट टाइप है। ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव ये सारे फॉन्ट टाइप हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इनमें से पूछा है कौन सा फॉन्ट टाइप नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। अब आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल? अब यहाँ से एक्सेल के क्वेश्चंस शुरू होते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक्सेल के लिए भी कमेंट आई हुई थी कि एक्सेल के क्वेश्चंस भी करवा दीजिए। तो चलिए एक्सेल के क्वेश्चंस में करते हैं। लेटेस्ट वर्जन क्या है? लेटेस्ट वर्जन है 4th पॉइंट एक्सेल 2103, जो कि अप्रैल 2021 में लॉन्च हुआ है, रिलीज हुआ है। आगे चलें। आगे का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर DOS बेस्ड स्प्रेडशीट? इनमें से कौन सी DOS बेस्ड स्प्रेडशीट है? तो इसका नाम है, मतलब पॉपुलर है ये है, एक्सेल तो नहीं है, वर्ड भी नहीं है, स्मार्ट सेल भी नहीं है, ये है लोटस 1-2-3। ठीक है, ये है DOS बेस्ड स्प्रेडशीट। आगे चलते हैं। फाइल्स ऐसी फाइल्स क्रिएटेड विद लोटस 1-2-3 हैव एन एक्सटेंशन। ऊपर वाले से रिलेटेड ये फिर से क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन है कि लोटस 1-2-3 का एक्सटेंशन क्या होता है अगर इसमें कोई फाइल बनाई जाती है। तो एक्सटेंशन मतलब हमने आपको बताया था अभी, डॉट के बाद जो लेटर्स लिखे होते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं, वो एड्रेस होते हैं आपकी ड्राइव्स में सेव करने का, कि वो किस टाइप की फाइल्स हैं उनको शो करने के लिए एक्सटेंशंस होते हैं, जो कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक लगा देता है। ठीक है, तो 1-2-3 लोटस 1-2-3 में जो फाइल क्रिएट होती है उसका एक्सटेंशन होता है, बहुत सिंपल है, .123। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे है द डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल फाइल एक्सटेंशन इज। फिर से आ गया ये क्वेश्चन, शायद रिपीट हो गया है क्या। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वो है .xls। ओके, यही है आपका एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल। जो भी फाइल सेव होगी आपके डॉक्यूमेंट की, वो XLS के नाम से सेव हो जाएगी। अब चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज? इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज है? तो लोटस 1-2-3 नहीं है, एक्सेल भी नहीं है, स्टार काल्क नहीं है, विजी काल्क ये है। ये आपका आंसर, 4th ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलें, इसको याद कर लीजिएगा ये सब। एन एक्सेल वर्कशीट कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ डैश नंबर ऑफ रोज। तो इसमें से कितनी नंबर ऑफ रोज एक्सेल की वर्कशीट में होती हैं? तो हम देख सकते हैं और हमें पता भी है, नहीं पता हो तो पता कर लीजिए। 10,48,576 कितना है ये? 10,48,576। ठीक है, ये इतने नंबर ऑफ रोज एक्सेल की वर्कशीट में होती हैं। अब आगे चलें। एन एक्सेल वर्कशीट कैन हैव ए मैक्सिमम
ऑफ डैश नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें कॉलम्स की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी गई है, चलिए कोई बात नहीं। अभी इसके पहले रोज़ की बात हुई, अब कॉलम्स की बात हो रही है। तो कॉलम्स कितने हैं? तो कॉलम्स हैं 16384, 16,384 कॉलम्स आप बना सकते हैं एक्सेल की शीट में। और 10 लाख समथिंग जो ऊपर दिया है 48,576, ये इतनी रोज़ आप जोड़ सकते हैं किसी भी एक्सेल शीट में। आगे चलें, चलिए साहब आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल इज ए कोलन। एमएस एक्सेल क्या है? क्या ये विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसर पैकेज है? नहीं, ये वर्ड प्रोसेसर पैकेज कहाँ से हो सकता है भैया? हाँ, ये तो है विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है ये। डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है ना, ये भी नहीं है। विंडो बेस्ड अकाउंटिंग पैकेज है ना, ये भी नहीं है। हमारा आंसर इसका सेकंड है, विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। आगे चलते हैं। इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई दो लोग या दो रास्ते या कोई चीज़ आके मिलती है। तो ये क्या कह रहा है? इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो। कॉलम और रो का इंटरसेक्शन कहाँ पे जाके होता है? वो होता है सेल में। सेल जिसमें कि आप वैल्यूज़ भरते हैं। आपने एक्सेल पे काम किया है, आपको काफ़ी चीज़ें याद होंगी, और इसको याद भी कर लीजिए और इसको घोंट के पी लीजिए क्योंकि ये ज़रूरी है। आगे चले, चलिए। अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड। वर्कशीट का कलेक्शन क्या कहलाता है? क्या एक्सेल बुक कहलाता है? कतई नहीं। एक्सेल बुक डबल ऑप्शन इसमें दे दिया है। चलिए, टाइप करने वालों की गलती है। एक्सेल शीट्स है? नहीं। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स कहलाता है वर्क बुक। ठीक है, आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए वैल्यू। इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि वैल्यू का एग्जाम्पल नहीं है? इसमें से कौन सा वैल्यू का एग्जाम्पल नहीं है? तो 350 वैल्यू का है, May 2, 2013 वैल्यू का है, 64% भी वैल्यू का है। ये सीरियल नंबर 50771 वैल्यू का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 42। इन इट्स डिफॉल्ट सेटिंग एन एक्सेल वर्कबुक इज मेड अप ऑफ शीट्स एंड द डिफॉल्ट नंबर इज। ये कहना चाहता है कि आप जब एक्सेल शीट पे काम कर रहे थे, अभी सीपीटी में पंजाब की तैयारी जब आप कर रहे थे, तो उसमें जब एक्सेल शीट खोलते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे शीट के नाम से शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से कितनी टैब थी? तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 टैब होती हैं। तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। इन एक्सेल ईच शीट इज इन ए वर्कबुक इज डिस्प्लेड एज। कल वाला रिपीट हो गया है ये। एक्सेल में जो शीट नाम से जो नीचे लिखे रहते हैं टैब्स, वो मतलब शीट जो लिखा रहता है उसको वो कौन से फॉर्म में होता है? वो होता है टैब के फॉर्म में। ठीक है, वो डिस्प्ले जो होता है वो टैब के फॉर्म में होता है। उसको बटन दबाते हो और बटन दब जाता है ना उसका। चलिए फिर आगे चलते हैं। इन इट्स डिफॉल्ट सेटिंग्स एक्सेल मार्जिन टैब्स आर सेट एट। आपने इतनी सीपीटी की शीट्स लगा डाली तो उसमें आपने नोटिस किया होगा, और नहीं किया तो अब कर लीजिए क्योंकि इसमें एमसीक्यू बन चुका है और ये एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो चलिए क्या है पहला पॉइंट, 1.9 इंच फॉर टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स। जब आप एक्सेल के पेज लेआउट में मार्जिन के सेक्शन में जाओगे और उसमें कस्टम पे जाओगे, तो कस्टम में आपको जब जाने पे आपको ये दिखेगा टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हेडर, फुटर के सारे मार्जिन्स जो भी बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं वो आपको दिखेंगे। तो इसमें से आप मिला लो। 1.9 इंच टॉप बॉटम है, बिल्कुल है। 1.8 इंच लेफ्ट और राइट में मार्जिन दिया है, बिल्कुल है। 0.8 इंच हेडर और फुटर का है, ये भी है। तो इसका आंसर हो गया ऑल द अबव। ओके, चलें फिर आगे। चलिए आगे चलते हैं। विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज। बहुत ईजी है, इसमें फार्मूलाज का बोल भी दिया है तो हम इससे समझ जाएंगे। ऐसा कौन सा एरिया है एक्सेल विंडो का जहां पे वैल्यूज और फार्मूलाज को मतलब एंटर किया जाता है, वो उसमें एंटर होते हैं। वो जाहिर सी बात है फॉर्मूला बार है। ओके, आगे चलते हैं। ऑन सेविंग ए वर्कशीट द सेव एज डायलॉग बॉक्स क्या करता है? सेव एज डायलॉग्स बॉक्स करता ये है कि ये इज यूज्ड टू ओपन द सेव्ड एक्सेल फाइल्स। क्या ये सेव्ड जो एक्सेल फाइल्स हैं उनको ओपन करता है? ना, ये तो नहीं करता है। इज यूज्ड फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्या पहली बार किसी फाइल को सेव करने के काम आता है?
जी हाँ, बिल्कुल आता है, ये तो बात सही है। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज़ यूज्ड फॉर सेविंग द फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम, बिल्कुल ये भी सही है भाई, आप कोई भी नाम चेंज करके दे सकते हो, उसको सेव एज कर दोगे, सेव एज हो जाएगा। मतलब इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। ओके, आगे चलें। चलिए, द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेल इज, तो जो फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है MS एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए, उस फाइल को क्या कहते हैं? मतलब किस फाइल की वजह से, मतलब कौन सी फाइल ऐसी है जो जिम्मेदार है आपके लैपटॉप पे एक्सेल खोलने के लिए? बताइए, इतना बड़ा अपराध कर दिया। वो कौन सी फाइल है? वो है excel.exe। ये .exe जो दिया है इन सब में, .excel, .x, .com, .exe, ये सारे एक्सटेंशंस ही होते हैं। ओके, यही हम आपको बता रहे थे। आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन क्या होता है? क्या होता है इसको करने से? कल हमने बताया था कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप क्या होता है? प्रीवियस शीट में जाने के लिए। अब कंट्रोल प्लस डाउन, पेज डाउन क्या होता है? ये होता है नेक्स्ट शीट में जाने के लिए। समझ रहे हैं? अगर आप किसी लास्ट शीट में हैं और आप ऊपर वाली शीट में चले गए हैं लास्ट शीट से, तो कंट्रोल प्लस पेज अप में जाएंगे तो वो लास्ट वाली शीट आपके सामने ला के रख देगा कि भैया आप इसमें थे अभी कुछ देर पहले। चाहे बीच में रहें तब भी बीच में दिखा देगा, या किसी भी शीट में रहें तो प्रीवियस शीट दिखा देगा, पेज अप। और पेज डाउन क्या करता है? नेक्स्ट शीट पे लेके जाता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस वी इज इक्विवेलेंट टू, कंट्रोल प्लस वी तो हम सभी जानते हैं पेस्ट के काम आता है, ठीक है, पेस्ट के लिए होता है। आगे सबसे आगे है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है लेकिन यूज़फुल है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है लास्ट क्वेश्चन। प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ए डज द फॉलोइंग। कंट्रोल प्लस ए को हम दबाएंगे तो क्या होगा? बहुत आसान है, सबको पता है। डिलीट्स द सेल, ना। कॉपीज द कंटेंट ऑफ सेल, बिल्कुल भी नहीं। सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, यही सही है। कंट्रोल प्लस ए पूरी डेटा शीट, पूरी वर्कबुक, पूरी चीज़ को वो सेलेक्ट कर देता है, पूरे एरिया को सेलेक्ट कर देता है। ओके, तो ये था आपका 50 क्वेश्चंस का, और तो नहीं है। हाँ, 50 क्वेश्चंस के MCQs थे और ये आपको मिल जाएंगे PDF। लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, उसको बढ़ा दो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छे से तैयारी, जम के तैयारी कीजिएगा और इस बार पटना का निकालना है, ठीक है। CPT VPT नहीं है इसमें, सिर्फ क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। अब टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए इंग्लिश का नहीं डाल पा रहे हैं, कोशिश करेंगे डालने की। आप लोग ऐसे ही अगर साथ दोगे तो आगे करते रहेंगे हम काम। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब चलते हैं।